ओके गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो स्टूडेंट ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਕਲਾਸ 12th ਫਿਜ਼ਿक्स एग्ज़ाम पेपर। सो पेपर कोड है 5551 मीन्स देर आर टोटल 5 एग्ज़ाम्स इन द मार्च 2023 सेशन ऑल ओवर इंडिया कंडक्टेड। सो उसमें से आज हम 55/5/1 वाला पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं ये सॉल्व यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा, एट सेम टाइम मेरी ऐप में भी होगा। ठीक है, आप गूगल पे प्ले स्टोर पे वो ऐप है अभिषेक बेदी फिजिक्स, वहाँ पे पेपर देख लो। और अगर किसी के पास आईफोन है तो क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे मेरा कोड फिल करना है DEWEY। ठीक है, तो पेपर में हमने अभी फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो NCERT के हैं ना वो सॉल्व करने हैं, बिकॉज अभी वहाँ तक करेंगे, फिर जो नेक्स्ट वाले होंगे चैप्टर्स वो प्रोसीडिंग वो नेक्स्ट होगी। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। ओके, सो ये आया मेरे पास कोड है पेपर का। सो पेपर कोड देख लो कितना है। सो स्कैनर भी है, स्कैन करके ना आपकी पेपर PDF भी डाउनलोड हो जाएगी आपकी। ठीक है, स्कैन जब करोगे तो 55/5/1 पेपर है। मैंने पेज नंबर 5 ऑनवर्ड स्टार्ट किया, बिकॉज पहले नॉर्मली क्या होता है आपके पास वो आता है, हमारे पास इंट्रोडक्शन होती है बड़ी सारी, और हिंदी वाला पेपर इसमें इंक्लूडेड नहीं है। सो हमने अप टू चैप्टर 5 जो मैग्नेटिज्म एंड मैटर है वहाँ तक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर प्लेस्ड इन एट एन एंगल 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितनी लगी है, दे हैव मेंशन्ड दैट व्हाट अमाउंट ऑफ टॉर्क हैज़ बीन एक्टेड ऑन द डाइपोल, और दे आर आस्किंग फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ ईदर डाइपोल। देखो मैग्नीट्यूड चार्ज का सेम रहता है, सिर्फ एक पॉजिटिव क्यू होता है, क्या होता है नेगेटिव क्यू होता है। तो कैसे करेंगे वो देखें। तो आप नोटिस कर लो कि चाहे आपका चाहे चैप्टर मैग्नेटिज्म हो, चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम टॉर्क, मिनिमम टॉर्क, इनके ऊपर से क्वेश्चन हर साल आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इसमें बड़ा सिंपल सा काम करते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P क्रॉस E होता है वैसे तो वेक्टर फॉर्म में, बट यहाँ पे सिंपल आप मैग्नीट्यूड में क्या लिखोगे, PE साइन थीटा, बिकॉज कोई मैग्नीट्यूड कोई वेक्टर फॉर्म नोटेशन का फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। तो ये 8 × 10⁻³ है। और व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज़ 2 × 10⁵ और लेंथ ऑफ द डाइपोल 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है ना कि P क्या होता था, P होता था ईदर चार्ज इनटू लेंथ। तो लेंथ हम जनरली न्यूमेरिकल्स में या डेरिवेशन में 2L मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2L ऑलरेडी कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। तो पेपर में यहाँ ना 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना ही करना है, और साइन क्या आ जाना है, साइन 30 दे हैव मेंशन्ड। ठीक है, दैट एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30 डिग्री। आपने इसको कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे। तो साइन 30 1/2 होता है, उसके साथ तो आपका ये कैंसिल ही हो जाना है, ये वाला 2। ठीक है, साइन 30 और ये 2 कैंसिल हो जाना है, ये 2 से ये 2, ये 4 आ जाना है। ठीक है, फिर पावर देखो ये 100 है और ये 10⁵ है, तो बचना कितना है, 10⁻3, और इवेंचुअली 10⁻3 उस साइड पे जाएगा दूसरी साइड पे। तो सिंप्लीफाई करके मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, ये ऑप्शन में आ जाएगा 4 × 10⁻⁻6 कूलम। तो चार्ज देख लो 4 × 10⁻, तो 4 माइक्रो कूलम इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैग्नेटिक जो चार्जेस थे ना वो वाला चैप्टर, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर था। देखो लॉन्ग पैरेलल वायर्स की मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर हमारा सिलेबस के ऊपर क्वेश्चन था, मीन्स क्वालिटेटिव, मीन्स यू नो डोंट नीड टू डराइव द मैग्नेटिक फील्ड टू लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, तो फाइनेट कैसे करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स है मेरे पास। ठीक है, सो लेंथ कितनी है मेरे पास गिवन नहीं है, लॉन्ग है इन्फाइनाइट, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर, दोनों वायर्स में करंट कितना है 3 एम्पियर, सेम डायरेक्शन में है मेंशन्ड। ओके, तो पहले तो सेम डायरेक्शन में जब करंट आता है ना तो होना क्या है, 2 वायर्स है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, डिस्टेंस कितना है D, करंट कितना है I1 I2। सो लॉन्ग वायर्स है, दिस मीन दैट द फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ, सो वर्ड आपने याद रखना है, फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट लेंथ ऑन ईच अदर इज इक्वल एंड ऑपोजिट एंड बोथ अट्रैक्ट ईच अदर। सो मैं स्मॉल f12 एंड स्मॉल f21 मेंशन करूँगा। सो स्मॉल f12 इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू माइनस स्मॉल f21। सो ये सॉल्व करना आपने। ठीक है, तो ये प्रूफ भी करना होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का क्या होता है, इसका मीनिंग होता है एक्चुअल फोर्स ऑन द फर्स्ट वायर ड्यू टू सेकंड वायर ओवर लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर। बिकॉज लॉन्ग वायर है तो लेंथ अब्रप्ट हो जाएगी, तो लेंथ को हमने एलिमिनेट करना है। तो फाइनली फॉर्मूला क्या आएगा, μ0/4π2I1 I2/d।
तो ये फॉर्मूला आएगा μ/4π2I1I2/d। फोर्स आनी अट्रैक्टिव ही है तो मीन्स इधर आंसर फ्रॉम हेयर और हेयर। अब आपने कैलकुलेशन करनी है, वैल्यूज पुट करनी, देखो आंसर ऑप्शन ए आती है कि डी आती है। दिस इज़ योर टास्क। अच्छा, परमिबिलिटी जो होती है हमारे पास दैट इज़ बेसिकली म्यू विच इज़ μ0 μr। डायामैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ना उनमें μr इज़ लेस देन 1। सो जो डायामैग्नेटिक मटेरियल अब कौन है इसमें से जिसकी परमिबिलिटी लेस देन फ्री स्पेस की परमिबिलिटी कितनी होती है μ0 की। इफ़ दे आर आस्किंग योर म्यू शुड बी लेस देन μ0, दिस मीन μ0 इंटू μr लेस देन μ0। सो μ0 कैंसिल हो गया, सो योर μr विल बी लेस देन 1। सो μr लेस देन 1 में क्या आएगा आंसर, कौन है इनमें से, उसका एग्जांपल है कॉपर। तो कॉपर के ऊपर इस साल काफ़ी क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट में। कॉपर आपको एक कॉपी पे नोट कर लो कि आपके एनसीईआरटी में जितने भी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर करो एनसीईआरटी बुक में से, बिकॉज दिस ईयर दे हैव पर्टिकुलरली मेंशन्ड कॉपर इन देयर केसेस कि कॉपर के अंदर फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, कम हो जाएंगी। किसी केस में कॉपर की परमिबिलिटी पूछ लेंगे, किसी केस में कह देंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कॉपर। तो वन थिंग यू नीड टू नो, डायामैग्नेटिक मटेरियल की मैग्नेटिज्म टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती। ओनली पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिज्म इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। और डायामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर लास्ट ऑर्बिटल सारे फुल्ली फिल्ड होते हैं। क्लास 11th में आपने केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पढ़ी थी जिसमें क्वेश्चन आता था O2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव और O पॉजिटिव और O। दे आस्क दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डाया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डाया। तो जो इसके अंदर लास्ट ऑर्बिट फुल्ली फिल्ड होता है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो कौन होता है, डायामैग्नेटिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड का है बट ये तो EMI का क्वेश्चन बनेगा। अभी हमने EMI करना नहीं, हमने अब टू मैग्नेटिज्म एंड मैटर तक ही जाना है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, अब मेरे पास 6 क्वेश्चन है, एक बार वेट कर ले। सो दिस इज, इस पेज पे कोई क्वेश्चन नहीं है विच इज़ फ्रॉम द पार्ट up to chapter 5. okay, question number 12, very important. Now they are saying you have the capacitors, each is having 4 microfarad capacitance, effective capacitance कितनी है 6। तो कैसे अरेंज करें, तो कैपेसिटर को अरेंज करके 4 माइक्रोफैराड लेनी है। तो ऐसे क्वेश्चन आपकी क्लास 10th में ना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में था जिसमें 3 रजिस्टर गिवन थे। दे आस्क यू हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर टू गेट 6 ओम रेजिस्टेंस इन टोटल। अब यहाँ पे हम चेंज कर दिया, कैपेसिटर दे दिया। देखो 6 आंसर कैसे आएगा, 6 आएगा यहाँ तो 4 + 2 करोगे, यहाँ क्या करोगे 2 + 2 + 2, ये भी हो सकता है। 4 + 2 का मीनिंग हो गया कि कैपेसिटेंस ऐड कब होती है, क्योंकि दोनों सारे कैपेसिटर कितने हैं 4 माइक्रोफैराड है। अगर मैं 4 माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर देखूँ और बाकी के दोनों को मैं क्या कर दूँ, सीरीज़ में कनेक्ट कर दूँ। दिस मीन्स फर्स्ट कैपेसिटर ऐसे, लेट्स से फर्स्ट कैपेसिटर ये आ गया, सेकंड कैपेसिटर मैंने सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया दिस फॉर्मेट में। चेक करते हैं आंसर आता कि नहीं आता। एंड यू नो दैट के कैपेसिटर जब सीरीज़ में आइडेंटिकल कैपेसिटर हो तो अपना फॉर्मूला नोट कर लो। अगर कैपेसिटर आइडेंटिकल और सीरीज़ में निकालते हैं ना तो कितने कैपेसिटर सीरीज़ में लगे उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी 2 फैराड आ जाएगी। दिस मीन दैट कि इसका इस सर्किट का जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये होगा, ऊपर कैपेसिटर कितनी है 4, नीचे कितनी आ गई 2 आ गई। नाउ बोथ एंड पैरेलल में तो कैपेसिटर ऐड ही होती है, तो 6 फैराड देखो आंसर आ गया। तो मैंने गैस ही लगाया था, अगर गैस ना लगे देन यू हैव टू ट्राई फॉर द डिफरेंट कॉम्बिनेशन। ये गैसिंग वर्क इम्प्रूव कैसे होता है, बाय सॉल्विंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्वेश्चंस। तो अपनी कॉपी पे एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी बुक और एग्जाम्पलर बुक में से या आपके पास कोई भी वट एवर रेफरेंस बुक हो या प्रीवियस पेपर्स हों, ठीक है, रादर ये इस साल वाला पेपर है, आप प्रीवियस पेपर में से जितने भी कैपेसिटर वाले क्वेश्चन आए हुए हैं वो नोट करो। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला याद रखना है कि सीरीज़ में कैपेसिटर हमेशा रेसिप्रोकल करके ऐड होती है और पैरेलल में कैसे ऐड होती है, सिंपली ऐड होती है। तो तभी मैंने नोटिस किया कि मैंने पहले दोनों को जो सीरीज़ में लगे थे इनकी 2 माइक्रोफैराड हो गई थी, यहाँ जो कैपेसिटेंस हो गई थी, बाद में वो पैरेलल में लग गए थे। इसके साथ ये नीचे वाला 2 था, ऊपर वाला कितना था 4 था। तो सीरीज़ में 2 आंसर, पैरेलल में 4, 2 + 4 6। So 2 of them are connected in series and combination connected in parallel to the third. So option C is correct. ठीक है, नेक्स्ट सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से कोई नहीं है हमारे पास फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से। सो रीजन सर्चन देखते हैं यहाँ साइमलेटर। ओके,
ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीजन सर्शन में आ गया हुआ है, बट आई विल गिव यू अ बिट मोर एक्सप्लेनेशन। कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होता है ना, बेसिकली आपके पास इंट्रिंसिक मीन प्योर सेमीकंडक्टर, कहते हैं इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल ट्रू है। क्यों होती है, उसका रीज़न क्या है, वो रीज़न देखो आपको। एग्जामिनेशन हो, पेपर हो जाए, वाइवा हो जाए, तो एग्जामिनर ना एक क्वेश्चन पूछता है, आपको लर्न करना है रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर वेदर मेड अप ऑफ इंसुलेटर और कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, तो m/n(e²) टाउ। ठीक है, याद रखना है। जो इसमें से टाउ है ना, टाउ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम, दैट टाइम ड्यूरिंग विच इलेक्ट्रॉन ओनली ड्रिफ्ट बट नॉट कोलाइड विद ईच अदर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो मान लो आपने टेम्परेचर क्या कर दिया, यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर, तो टाउ क्या हो गया, डिक्रीज। तो इवेंचुअली रो क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए था। मेटल्स में यही होता है। मेटल्स में नंबर डेंसिटी जो n है वो चेंज नहीं करता। जितने फ्री इलेक्ट्रॉन 0 डिग्री पे हैं उतनी फ्री इलेक्ट्रॉन 100 पे, उतनी 1000 पे हैं। बट सेमीकंडक्टर में क्या होता है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड जब ब्रेक हो जाते हैं ना, सडनली चार्ज कैरियर अपेयर हो जाते हैं। पहले नहीं थे, बट आपने हीटअप किया, बॉन्ड टूट गए, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो गया, होल्स क्रिएट हो गए, इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गए, नंबर डेंसिटी सडनली क्या कर गई, स्पाइक आ गई। सो यू कैन ऑब्जर्व कि सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर टाउ डिक्रीज करता है, बट n मल्टी टाइम्स इंक्रीज करता है। सो इन टोटलिटी क्या होता है, ओवरऑल देखें, देयर इज अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस मोर एज कम्पेयर टू द इंक्रीज। सो दिस मीन्स दैट रेजिस्टिविटी ओवरऑल डिक्रीजेज। तो मैंने आपको रीज़न बता दिया। हो सकता है कि कभी नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आपको ये रीज़न के ऊपर 2 मार्क या 3 मार्क क्वेश्चन आ जाए। असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देखते हैं, नंबर ऑफ कंडक्शन एज इलेक्ट्रॉन होल इंक्रीज, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वही एक्सप्लेनेशन दी है जो मैंने आपको दी है कि n का नंबर ना बहुत ज़्यादा राइज कर गया, जिससे रेजिस्टिविटी क्या हो गई, ठीक कम हो गई। सो दिस मीन दैट इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगी। बोथ रीज़न एंड असर्शन आर करेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन। ओके, नेक्स्ट, ये सर्किट आपका व्हीटस्टोन है, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे इसका ड्रॉ कर लेना। हो सकता है कभी पेपर में ना ये इंसर्शन में ना आए, वैसे ही डाल दे कि सॉल्व द सर्किट एंड फाइंड द नेट रेजिस्टेंस। व्हीटस्टोन में कंडीशन क्या होती है कि ये जो डिवाइस, ये वाले जो आएंगे ना आपके पास रेजिस्टर्स, इनकी रेशो और ये वाले रेजिस्टर, इनकी रेशो आपस में ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम ही आ रही है, 2:1, ये भी 1। दिस मीन दैट नो करंट विल फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, किस में से नहीं होना कोई भी करंट फ्लो, ये वाले पार्ट में। मैं इस पार्ट को रिमूव ही कर दूंगा। देखो, ये वाले पार्ट में कोई करंट नहीं आना। अगर इस पार्ट में कोई करंट नहीं आया, दिस मीन दैट सर्किट देखो रिड्यूस कैसे हो गया। तो सर्किट बड़ा सिंप्लीफाइड हो गया ना। अब देखो, नाउ यू कैन सी कि सर्किट में तो अब क्या रह गया, ऊपर 2 ओम रजिस्टर रह गए। देखो, ये 2 ओम रह गया, ये 2 ओम रह गए, दोनों सीरीज़ में। ये 2 ओम, ये 2 ओम भी क्या आ गए। तो इनका नेट सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा सॉल्व करके, ऊपर आ जाएगा 4R, नीचे क्या आ जाएगा 4R। नाउ दे आर इन पैरेलल, तो पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में कैसे निकलती है, ईच रेजिस्टेंस कितनी हो, सेम 4R, डिवाइड कर दो कितने लगे हुए हैं सीरीज पैरेलल में, दैट आर 2। तो 2R आंसर आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर असर्शन ठीक है। ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड पैरेलल, ये गलत है, सारे नहीं पैरेलल में है। ठीक है, देयर आर 2 पेयर ऑफ सीरीज ग्रुपिंग एंड देन द रिजल्टेंट 1 पेयर ऑफ पैरेलल। तो इसका आंसर कौन सा है, ओनली असर्शन ट्रूथ। इसकी ऑप्शन कौन सी करेक्ट होगी, सी। ठीक है, नेक्स्ट, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होती है, जो मूविंग कॉइल कैलोमीटर में लगती है। कहते वो टॉर्क क्या हो गई, 0 हो गई अगर टॉर्क प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। कैसे देखते हैं, ये आपके पास प्लेन है, प्लेन का एरिया वेक्टर हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, उसने बोला प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी, प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगी। क्योंकि ये जो रेड वाला मैंने प्लॉट किया, ये कौन है, मेरे पास प्लेन फिगर है। सो प्लेन फिगर के ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना आ गया, 0। टॉर्क क्या होता है, NIAB साइन 0 हो गया, साइन 0 इज 0 इटसेल्फ, योर टॉर्क विल बी 0। तो वेरी इंपॉर्टेंट, टॉर्क क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रीज़न कह रहा है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द ऑफ द लूप ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M एंड B। ये जो NIAB में NIA है, ये मैग्नेटिक मोमेंट ही होता है। ठीक है, कहता है इट इज़ रिप्रेजेंट बाय डॉट प्रोडक्ट। ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज टॉर्क को अगर देखें तो वो क्या आता है, M क्रॉस
बी आता, तो इसका भी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, बिकॉज ओनली असर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और न्यूक्लियस, ये अभी है नहीं पार्ट में, ये भी नहीं है, इनमें से कोई क्वेश्चन अभी किया नहीं अप टू फर्स्ट। हाँ ये देखो 23rd क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। 23rd क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या करना है इसमें आपने वो देखो। तो 23rd का पहले ही इज आस्किंग फॉर द लॉरेंट फोर्स। सो लॉरेंट फोर्स क्या होती है, उसका फॉर्मूला आपको अगर तो देखो चार्ज पे फोर्स निकालनी, उसकी डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, करंट कैरिंग कंडक्टर की है डेरिवेशन। ठीक है, तो लॉरेंट फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आएगा, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, और ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन वी एंड बी, साथ में एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो पहले तो फॉर्मूला बता दिया, मैक्सिमम वर्क कब फोर्स कब लगेगी, जब आपका साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये लर्न करना है। ठीक है, कहते हैं शो दैट नो वर्क इज़ डन बाय फोर्स ऑन मूविंग फ्रॉम पार्टिकल R1 टू पॉइंट R2। ये R1 और R2 पॉइंट क्या है, पोजीशन वेक्टर हैं, ये कैसे करें कि कोई वर्क ना करना पड़े। तो सिंपल सी बात है, अगर चार्ज पार्टिकल लेट से अगर आप इसको प्रूव करना चाहते हो तो R1 मेरे पास क्या होगा, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, और R2 क्या होगा, x2 i कैप, y2 j कैप, z2 k कैप, और R2 माइनस R1 होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट, जो आप माइनस करके मिल जाएगी। ठीक है, और जो वेलोसिटी है बॉडी की चार्ज की, ठीक है, वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फोर्स। इसे कंफर्म हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन, मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर है। इसका मीनिंग उसका वर्क डन क्या होगा, अगर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट हम आर देख रहे हैं, वो क्या होगा, 0। ठीक है, एक तो ये इस वे से आप प्रूव कर सकते हो। दूसरा वे ये भी है कि मैग्नेटिक फोर्स अगर ऑलवेज वेलोसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर होगी, कभी वो पैरेलल नहीं लगती ना एंटी पैरेलल लगती है। इसका मीनिंग क्या हुआ, देयर इज नो काइनेटिक एनर्जी चेंज इज 0। मैग्नेटिक फोर्स ने कभी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं करना, ये लर्न कर लो। और आपने क्लास 11 में किया वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसमें क्या था, वर्क डन बाय एनी फोर्स, हियर इट इज़ मैग्नेटिक विच इज़ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। काइनेटिक में चेंज आ नहीं रहा तो वर्क डन डायरेक्ट क्या हो गया, 0। सो मैटर ही नहीं करता, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन की मार्किंग बड़ी स्कीम बड़ी कम है 2 मार्क्स में। तो R1 R2 में अगर वो वर्क डन पूछ रहे हैं तो आपको सिर्फ एग्जाम्पल भी नहीं देनी है, से कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम है। आपको आंसर ही बताना है कि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज 0। एक क्वेश्चन मैंने मिस कर दिया ऊपर, वो करते हैं पहले। 22nd क्वेश्चन कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ डाइपोल बताओ, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बड़ा सिंपल सा बात है, इक्विलिब्रियम पहले अटेन कब होता है, जब टॉर्क क्या होता है, 0। टॉर्क 0 होने के 2 चांसेस होते हैं, जब थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, और थीटा क्या हो जाए, पाई या 180। जब थीटा 0 हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी जो कि माइनस पी डॉट ई होती है, वो क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है और मिनिमम हो जाती है। बट जब थीटा पाई होता है तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव पी ई हो जाती है और मैक्सिमम। लर्न कर लो, वेन एवर द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, वेन एवर पोटेंशियल एनर्जी बिकम नेगेटिव स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। तो 0 डिग्री पे हमेशा कौन सा इक्विलिब्रियम आएगा, ये वाला कौन सा केस है, सो दिस केस इज ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड दिस केस इज ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और कहते हैं राइट द पोटेंशियल इन ईच केस, मैंने दोनों केसेस में नोटिस करो, आई हैव मेंशन्ड, मैंने दोनों केसेस में पोटेंशियल एनर्जी लिख दी हुई है। ठीक है, सो यू कैन ऑब्जर्व दैट पोटेंशियल एनर्जी मैंने मेंशन कर दी यहाँ पे, इस केस में भी कर दी, इस केस में भी कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इस पे प्रीवियस में देखो कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हो गया। लास्ट, हाँ एक और चॉइस वाला क्वेश्चन मिस हो गया, पहले वो देख लें। कहते हैं लॉन्ग स्ट्रेट वायर है ए बी, करंट कितना है, आई एम, अ पार्टिकल चार्ज मूव विद वेलोसिटी पैरेलल टू द वायर एट डिस्टेंस डी, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पार्टिकल। तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है ऑब्टेन एक्सप्रेशन करने की, एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना तो बड़ा सिंपल है, दैट इज सिंपल, एफ इक्वल टू क्यू क्रॉस की। जो बच्चा क्यू ये भी लिख देगा ना, उसको भी 1 नंबर मिलेगा। बट उन्होंने एक डिफ़िकल्ट चीज़ पूछ ली हमारे लिए, दैट इज़ मेंशन द डायरेक्शंस। तो डायरेक्शन मेंशन करने के लिए आपको पहले पेपर पे ड्रॉ करना है, ड्रॉ करने के बाद बताना है कि दिस इज़ योर एक्स एक्सिस, दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस।
एग्जामिनर के ऊपर कभी ना सोचो कि एग्जामिनर ऑलरेडी नो दैट दीज आर द एक्सेस। अगर एग्जामिनर को ये चीज़ें पता होंगी तो फिर आपका पेपर क्यों लेंगे, ठीक है। यू हैव टू एक्सप्लेन। एग्जामिनर को ऐसे ट्रीट करो जैसे इज ए पर्सन लाइक ए नोविस जिसको फिजिक्स नहीं आती। यू हैव टू टीच हिम फिजिक्स। सो आंसर इस फॉर्मेट में लिखना है कि जिस बंदे को फिजिक्स नहीं आती उसको भी इंट्रोडक्शन क्लियर हो जाएगा, ये एक्स वाई जी क्या था, ठीक है। सो कैसे करेंगे सॉल्व वो देखो। यहाँ पे पहले तो करंट कैरिंग वायर की इस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नोट करनी है। देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हम, राइट हैंड थंब रूल से। तो अपना राइट थंब हैंड का थंब इसके लॉन्ग प्लेस करो और फिंगर्स को कर्ल कर दो। यू विल ऑब्जर्व कि जब फिंगर्स को कर्ल करोगे तो राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी, इनटू द प्लेन। सो इनटू द प्लेन का मीनिंग हो गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर होगी मेरी, दैट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन डी माइनस के कैप। बेटे माइनस के कैप लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिना डायरेक्शन मेंशन किए यू नेवर कैलकुलेट द डायरेक्शन। बच्चे राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हैं, बट उससे डिफ़िकल्टी आती है, ठीक है। सो डायरेक्शन निकालने के लिए आप लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हो फ्लेमिंग का, बट दैट इज़ नॉट वायबल इन एवरी कंडीशन, ठीक है। सो इसको करें, देखें मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली, डिस्टेंस दिया हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स। तो आपने ये वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी देखो किस डायरेक्शन में डाउनवर्ड है, इट इज़ माइनस वी जे कैप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने लगा हूँ, क्यू वी इनकी वैल्यू भी आ गई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई डी भी आ गया, इसकी डायरेक्शन माइनस जे कैप है, इसकी क्या है माइनस के कैप। एंड वी ऑलरेडी नो आई जे के ऐसे चलता है ना, तो जे क्रॉस के करेंगे ना तो क्या आएगा, आई आएगा, पॉजिटिव आई। नेगेटिव नेगेटिव साइन कट जाएंगे, सो फाइनल आंसर योर विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I बाई डी आई कैप। आई कैप का मीन क्या हो गया कि डायरेक्शन फोर्स कहाँ लगेगी, योर फोर्स विल एक्ट टुवर्ड दिस साइड। तो चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगेगी इस साइड पे, राइट साइड पे, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट करते हैं आगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करें, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए गिवन कंडक्टर। ये देखो एनसीईआरटी में ना अपने चैप्टर नंबर 3 में ब्लू क्वेश्चंस हैं सॉल्व बैक एक्सेल में दिए हुए हैं, जिसमें ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, हाउ दे चेंजेस विद चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, लेंथ, एरिया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वायर अप्लाई किया हुआ है, उसको डबल किया। मोबिलिटी कैसे चेंज होगी, तो पहले देखें मोबिलिटी होती क्या है। मोबिलिटी इज़ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नोटिस करें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ई टॉ बाई एम होता है, तो ये ई टॉ बाई एम आ गया। यू कैन ऑब्जर्व कि म्यू इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन, neither it depend upon E electric field nor it depend upon potential difference। तो मोबिलिटी को कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मैं इसकी रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। सपोज करो यू आर इन ट्रैफिक जैम, ट्रैफिक जैम बहुत भयंकर लगा हुआ है, ठीक है। हुआ क्या है कि अभी थोड़े से मौसम बड़ा प्लेजेंट है, ठीक है, के बाद बादल बने हुए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, ट्रैफिक जैम फिर भी वैसा ही है। तो जो साइकिल पे है, जो पैदल है ना बंदा ऑन फुट है, वो बड़े आराम से स्नीक करके निकल गया, बट जो पर्सन विच इज इन द कार उसको वेट करना पड़ रहा है। तो जो पर्सन जो कार पे है ना, उसकी एग्जांपल है मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन, और जो बंदा पैदल निकल रहा है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन की बड़ी हाई है। मोबिलिटी होता है कि हाउ पर्टिकुलर चार्ज कैन ग्लाइड थ्रू ए गिवन नंबर डेंसिटी, हाई नंबर डेंसिटी रीजन। तो मोबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, बाकी चार्जेस की कम होती है। अचानक धूप बढ़ गई, जो एक्सटर्नल क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो सन है, धूप है, वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। आपने पोटेंशियल डबल कर दिया, धूप को आपने डबल कर दिया, क्या मोबिलिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा, मोबिलिटी पे फ़र्क नहीं पड़ना। पैदल बंदा पहले भी जल्दी निकल रहा था, धूप तेज़ होने के बाद भी क्या करेगा, तेज़ ही निकलेगा। और गाड़ी वाले को क्या करना पड़ना, अब भी ट्रैफिक में है, बाद में भी क्या रहना पड़ना, ट्रैफिक में रहना पड़ना। नाउ दे आस्किंग बट हाउ करंट डेंसिटी चेंजेस। सो करंट डेंसिटी क्या होता है, NaEVD, तो हमारे पास करंट होता है, उसको एरिया से डिवाइड करते हैं, बिकम NeVD। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, E टॉ बाई m। सो यू विल ऑब्जर्व NE स्क्वायर टॉ बाई m इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
और आपको पता है कि कोई भी कंडक्टर हो ना, कंडक्टर शेप ये है, आपने उसकी लेंथ के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, v, लेंथ उसकी l थी, तो उसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी v/l। तो मीन्स इनडायरेक्टली जो करंट डेंसिटी होगी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रही थी, डिपेंड अपॉन द वोल्टेज एज वेल एज द लेंथ। सिंस इन द क्वेश्चन लेंथ इज़ नॉट चेंजिंग, पोटेंशियल डिफरेंस डबल किया है, तो करंट डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, ये भी 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखना आपने। नेक्स्ट, ये वाला पार्ट तो हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे हमारे पास ये देखो 29th क्वेश्चन आ गया, करंट सेंसिटिविटी। देखो ब्रीफली कैसे, ये देखो जब हम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर करते हैं ना, तब हम उसमें पढ़ते हैं कि जो करंट सेंसिटिविटी CS है ना, दैट इज़ 1 ओवर द डिफ्लेक्शन बेसिकली, और इसको करंट ओवर डिफ्लेक्शन सॉरी रादर, और ये क्या आता था मेरे पास, नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड A/K। इसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज़ करने के बड़े सारे वेज हैं, नंबर टर्न्स बढ़ा दो, एरिया बढ़ा दो, बट नंबर टर्न्स एरिया बढ़ाने से वायरिंग ज़्यादा लगेगी, बल्कि इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, हीट लॉस ज़्यादा होगा रादर मेजरमेंट। और K बढ़ा दिया, K को कम कर दो, K कम किया तो स्प्रिंग बड़ा वीक हो जाएगा, थोड़ा सा वायर ट्विस्ट करेगी, ठीक है, स्प्रिंग टूट सकता है। तो मल्टीपल टाइम्स देयर मे बी द डिवाइस एग्जिस्ट इन द बियॉन्ड रिपेयर स्टेट, कि हर बार हमें स्प्रिंग चेंज करना पड़े। तो बेस्ट वे क्या है कि हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, पेट क्वेश्चन होता है जब भी हम डेरिवेशन करते हैं या मूविंग कॉइल करंट पढ़ते हैं, उसी में लिखा होता है पहले ही कि टू इंक्रीज द करंट सेंसिटिविटी यू हैव टू इंक्रीज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना बड़ा ईजी है कि जस्ट पुट द सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कोर, उससे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें μ0 Ni है, अगर आयरन डाल देंगे तो μr Ni बन जाती है। तो μr तो आयरन का तो बहुत ज़्यादा है, उससे कंडेंसेंसी हाई हो जाएगी। ठीक है, अब गैल्वेनोमीटर का बारे में बताया है, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है, कहते हैं उसकी करंट कितना था उसका Ig है, और रेजिस्टेंस कितनी है उसकी R1 है, रेंज कितनी है 0 to V। तो वोल्ट मीटर कन्वर्जन में हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते थे तो उसका फॉर्मूला होता था V/Ig - G। ठीक है, और R2 रेजिस्टेंस, पहले R1 लगाई है रेजिस्टेंस तो V तक कन्वर्ट हुआ है, फिर जब आपने R2 लगाई है तो रेजिस्टेंस ये 2V तक कन्वर्ट हो गया। अब इस क्वेश्चन का ना हर बच्चे का आंसर कोई स्पेसिफिक नहीं निकलेगा, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। स्टेटमेंट में उन्होंने R1 भी दिया है, V भी दिया है, Ig भी दिया है, R2 भी दिया है, मीन्स ऑल आर गिवन। तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप इन दोनों इक्वेशंस को सिंपली अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो G एलिमिनेट हो जाएगा। बड़े तरह के आंसर बन सकते हैं मेरे। एक तो आंसर ये बन जाएगा पहली इक्वेशन से कि सिंपल G इज इक्वल टू V/Ig माइनस R1, एक बन गया। सेकेंड इक्वेशन से V/Ig माइनस R2 इक्वल टू G। दो आंसर ये बन गए। तीसरा आंसर आपकी ये भी ठीक है, इसके भी नंबर मिलेंगे, इसके भी मिलेंगे। तीसरा होगा इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करके G निकाल लो। तो बड़ा ही सिंपल सा, अनएक्सपेक्टेड सा, अनवांटेड सा क्वेश्चन है जिसका कोई यूनिक आंसर ही नहीं है। पेपर में स्टेटमेंट जो हमारा एम होता है, द वैल्यूज विच आर वी आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, हमें उसके बेसिस का आंसर निकालना है। स्टेटमेंट Ig गिवन है, V गिवन है, R2 गिवन है, R1, तो मेरा आंसर के फॉर्मेट में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे अननेसेसरी कुछ करना ही नहीं है, तो सारे आंसर्स करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसमें से। ओके, देखो 6 सेक्शन डी, बड़ा ही उन्होंने एक क्वेश्चन डाला है जो थोड़ा टेढ़ा सा ही है, काइंड ऑफ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। कहते फ्री इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट टेम्परेचर पे एवरेज वेलोसिटी कैसे अटेन करते हैं अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वो बताना आपने कि भाई पहले क्या होता है, आपके पास एक कंडक्टर है जिसको आपने बाइसिंग नहीं दी, जिसके कनेक्शन लगे हैं बट स्विच ऑन नहीं है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। कोई इधर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई इधर है, कोई इस साइड पे है, कोई ऊपर है, कोई इधर है, ऐसे है ना। तो ये मोशन से जो हम प्रूव करते थे ना कि टोटल उनकी वेलोसिटी जो है, टोटल वेलोसिटी u1 प्लस u2 प्लस un, वो क्या होता है 0, थर्मल मोशन। बट इनकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mu1 स्क्वायर, हाफ mu2 स्क्वायर, फिर सोन, ये काइनेटिक 0 नहीं होती। दिस मैन मीन्स दैट सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है बट टोटल वेलोसिटी 0 है, टोटल करंट 0 है। बट जैसे ही आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने सेटअप के ऊपर ना कनेक्शन ऑन कर दिए कनेक्शन ऑन, ये पॉजिटिव एंड हो गई, ये नेगेटिव, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटली रश करना शुरू हो गए इस साइड पे। तो जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर रश करेंगे
तो एक पहले बड़ा थोड़ा कम टाइम होगा, इन दैट टाइम ड्यूरेशन ये जस्ट चेंज देयर डायरेक्शन। तो हर एक ने अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है विदाउट अंडरगोइंग कोलिजन, ठीक है। तो सभी की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। u1 से क्या होगी वेलोसिटी, v1 हो गई, u2 से क्या हो गई, v2 होगी। आपने सभी की वेलोसिटी में चेंज काउंट किया, v1 माइनस u1, v2 माइनस u2, सारे चेंजेस काउंट किए, इनकी निकाल दी एवरेज, उसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इस क्वेश्चन में वो कहता था कि अटेन एन एवरेज वेलोसिटी। कौन सी एवरेज वेलोसिटी अटेन करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, दैट एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, याद रखना है, दैट एवरेज वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट। तो डायरेक्ट पेपर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्वेश्चन नहीं पुट किया, बड़ा घुमा के उसने डाला है क्वेश्चन, ठीक है, और है भी 3 नंबर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे आर आस्किंग, कहते हैं कंसीडर 2 एक्सप्रेशन। तो आपने लिखना एक्सप्रेशन आपका, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास नोट्स शायद पड़े हों, तो नोट्स में आई थिंक यहाँ पे एक बार दिखें कि नोट्स कहाँ पे है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नोट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे नहीं, रुको बताता हूँ कहाँ पे है, उसमें डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में आप कर सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, ठीक है। तो यू कैन ऑब्जर्व ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ये वाला है, ये देखो, ये था एक्सप्रेशन पूरा। पहले आपने ये वाली एक्सप्लेनेशन देनी है कि पहले क्या होता है फोर्स, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कैसे हो रहा है ये सारा, ठीक है। बड़ी कट शॉर्ट सी डेफिनेशन डेरिवेशन है, आपके रेफरेंस बुक में कोई और भी मिलेगी वो भी लिख देना, चाहे ये वाली नोट कर लो, ठीक है। जो भी करोगे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वापस। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हमारे पास ये वाली, हाँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट में कहता है कि 2 कंडक्टर वायर्स है, दोनों का डायमीटर सेम है, यू कैन ऑब्जर्व बोथ हैव सेम डायमीटर, डिफरेंट मटेरियल से बने हुए बट लगे कैसे हुए हैं, सीरीज़ में, वेरी इंपॉर्टेंट। एक की नंबर डेंसिटी 1.5 सेकेंड से है, तो रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। अब इसमें देखें कि गिवन क्या चीज़ है, जॉइन इन सीरीज। देखो सीरीज़ में जब भी कंडक्टर जॉइन होते हैं उनमें एक चीज़ सेम होती है, और वो होता है करंट। दोनों में करंट क्या होना है, सेम। ये आना है N1, डायमीटर सेम है तो एरिया भी सेम, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी सेम, NaeVd1, और ये क्या होना है N2aeVd2। सो हमने निकालना क्या है, N1 वायर में 1.5 टाइम्स है, मीन्स जो ये N1 है ये 1.5, N2 है aeVd1, N2aeVd2। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, यू कैन ऑब्जर्व N2 कैंसिल, एंड योर Vd1 रेशो Vd2 रेशो कम्स आउट टू 1/1.5। इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2:3 आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। कहते हैं सेल ऑफ ईएमएफ के ऊपर याद रखना, कम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, इन्होंने फिर डाला हुआ है। हमारे पास गिवन क्या क्या है पहले वो देखें, सेल है, ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, आर है, लोड रेजिस्टेंस आर दी हुई है, ठीक है। सर्किट पहले ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले सेल का सर्किट ड्रॉ करना आपने, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो लोड रेजिस्टेंस है आपके पास, यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है, ये स्मॉल आर है, ये ईएमएफ है, ठीक है। ये 3 चीज़ें गिवन है। कहता है ड्रॉ द प्लॉट शोइंग वेरिएशन ऑफ टर्मिनल वोल्टेज। तो पहले टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। डिस्चार्जिंग वाला केस है, वी क्या होता है, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर, और इवेंचुअली सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितनी आने, आर प्लस कैपिटल आर, तो ई अपॉन आर प्लस आर, और मेरे पास वी क्या आ जाएगा, ई माइनस ई आर अपॉन आर प्लस आर। इसको सॉल्व करना आपने, यू विल ऑब्जर्व दैट आपका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा। अब इस चीज़ का ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वो देखो। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेरे को पहले ग्राफ प्लॉट करना है, मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाता हूँ। देखो ना, इसमें से जो ये क्वांटिटीज़ है ना, एक मेरे पास क्वांटिटी है इसमें से ई, और एक है स्मॉलर, ये नहीं चेंज होने वाले, ये कांस्टेंट है। तो जब आपके पास ये ऑब्जर्व के आर वैल्यू कितनी है, 0, तो इसमें देखो अगर आर 0 हो गया तो ई भी क्या हो गया, 0, और जब आर क्या हो गया, अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
आर बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जिन्होंने तो मैथमेटिक्स किया हुआ है, इन्फिनिटी चलो अप्रोच ज़्यादा नहीं करवाना, इन्फिनिटी तक तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, अभी आपने वो टॉपिक किया नहीं होगा। जिन्होंने एल हॉस्पिटल रूल कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है वो कर लेंगे, क्योंकि आप देखो जब आर इन्फिनिटी होगा तो इस जो ये एक्सप्रेशन मैंने लिखा है ये वाला एक्सप्रेशन, इसमें न्यूमरेटर में भी इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में क्या बन जाना है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी जब बनता है तो ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, जिनको आता है एल हॉस्पिटल। अगर जिनको नहीं पता तो वो ये सोचो कि भाई अगर आर बहुत बड़ा हो जाए, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी स्मॉल आर से, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा, वो नियरली आर ही हो जाएगा। तो फिर अगर वो हो गया तो ई क्या हो जाएगा, जो आपके पास टर्मिनल वोल्टेज थी, तो जब टर्मिनल वोल्टेज इज विद यू वो हो जाएगा ई आर कौन आर, वो तो कट के सिंपल आंसर क्या आ गया, ई कांस्टेंट हो गया। तो ये ग्राफ पता कैसे बनता है, शुरू कहाँ से होगा, 0 से पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत दूर मतलब काफ़ी डिलेड कांस्टेंट होना, इतनी जल्दी तो नहीं होना, काफ़ी देर बाद जाके, ठीक है, ऐसा ग्राफ बनना है पहला। फिर ग्राफ है करंट के साथ बनाना है, ठीक है, तो करंट के साथ भी बना लेते हैं। तो वो तो बहुत सिंपल है, v इज इक्वल टू क्या है, ई माइनस आई आर है। v को प्लॉट करो अलॉन्ग y एक्सिस, i को प्लॉट करो अलॉन्ग x एक्सिस, e क्या ट्रीट होगा c, r क्या ट्रीट होगा m। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m क्या है आपके पास माइनस आर और y क्या है e, जो आपकी वोल्टेज है, और आपका c क्या है इंटरसेप्ट कितना है e, जो कि पॉजिटिव है। तो ग्राफ में स्लोप नेगेटिव आ गई, तो करंट और वोल्टेज में प्लॉट क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो कल को वे ये भी पेपर कहते हैं कि एंगल बताओ जी, तो जो स्लोप होता है एंगल टैन थीटा किसके को लाना था, माइनस आर के, वहाँ से थीटा कितना आ गया, टैन इनवर्स माइनस आर। सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 सेल्स हैं, तीनों की ईएमएफ सेम है, रेजिस्टेंस अलग अलग दी हुई है, तीनों को पैरेलल में लगा दिया। पहले तो सर्किट में करंट निकालना है और इक्विवेलेंट सेल की बात की हुई है। देखो जब भी इक्विवेलेंट सेल नहीं होता, वो होता है ना डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो पहले उनको मेंशन पैरेलल में लगाना होता है। ये कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी, तो हमने ए और बी पॉइंट में ना इक्विवेलेंट वो निकालनी है, वी ईएमएफ इक्विवेलेंट ए बी में। तो कैसे निकाल लेंगे, देखो इसकी ईएमएफ को लेबल कर दिया E1, ये क्या होगी R1, ये होगी E2, ये क्या होगी R2, ये हो गया E3, और ये क्या हो गया R3। तो ई इक्विवेलेंट क्या आएगा, E1 बाय R1, E2 बाय R2। ध्यान रखना कि इनके ना पॉजिटिव एंड्स यू कैन ऑब्जर्व कि पॉजिटिव एंड्स आर कनेक्टेड सेम। अगर एक भी उल्टा हो गया ना तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, तब ऐड नहीं करना आपने। और लास्ट क्या आएगा E3 बाय R3 हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आना आपका, डिनोमिनेटर आएगा, एक मिनट इसको पहले ठीक करें, थोड़ी जगह मिल जाए हमें। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। बेटे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, R1 R2 R3 तीनों दिए हुए हैं, ठीक है, और वैल्यू डाल के ई इक्विवेलेंट निकाल लोगे। सर्किट में और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दिया हुआ है, सर्किट में करंट निकालना है, तो वो भी कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, पहले ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो ई तीनों में सेम है, तो नोटिस करो ई तो बिल्कुल सेम आ गया, न्यूमरेटर क्या बन गया 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R3 ओवर 1 बाय R1 1 बाय R2, कट गए, ई आ गया आंसर। सर्किट रिड्यूस्ड क्या बन गया, ये हो गया ई। अब सर्किट की इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालनी पड़नी, कितनी है वो भी निकालते हैं हम, आर आई कह देते हैं उसको, और एक्सटर्नल कितना है ऑलरेडी आर दिया हुआ है। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 1 बाय जो आर आई आना कितना आना 1 बाय आर प्लस 1 बाय 2R और 1 बाय 2R 3R 6 आ रहा है, मीन्स ये वाली होगी 1 बाय 3R प्लस 1 बाय
6R। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25, तो R आए सॉल्व कर तो R ही आना बस, तो मीन्स ये R ही होना है, इट इज़ इक्वल टू R इटसेल्फ। तो सर्किट में टोटल करंट कितना आ जाना है, सप्लाई है कितनी E, और टोटल रेजिस्टेंस सीरीज़ में कितनी आ गई इन दोनों को मिला के R प्लस R। तो मैंने बड़ा सीक्वेंस में सारा करवा दिया, तो आपने साइड बाय साइड स्टेप नोट कर लेने हैं। ये भी आ गया, इसका काम खत्म हो गया, बस यही पूछा था। कहता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेल के क्रॉस निकाल लो, वो भी निकाल लेते हैं जी। तो डिस्चार्ज हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, टोटल इक्विवेलेंट E है, करंट अभी अभी आपने निकाल लिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की टोटल वो भी R ही आई है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा RE अपॉन, तो काफ़ी बड़ी शैतानी की गई है क्वेश्चन में, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आंसर यही थे, अगले क्वेश्चन में आंसर्स क्या हैं, सेम ही है, टेक्निक डिफरेंट है। तो जिस बच्चे को टेक्निक्स आती होंगी वो पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपने ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को अच्छे से पढ़ना है, फिर करना है। तो करंट फ्लोइंग भी आ गया हुआ है, ये वाला हमने निकाल लिया करंट फ्लोइंग, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल दिया, ठीक है, सारे पार्ट्स हो गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको स्कूल बोर्ड्स में मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट ये तो चलो हो गया, इसमें से कोई नहीं हमारे मतलब का, ठीक है। अगला नहीं, ये लास्ट मिल गया, आई थिंक ये केस स्टडी काइंड ऑफ क्वेश्चन मिला मेरे को, यस। कैपेसिटर्स के ऊपर देखो केस स्टडी बन के आई हुई है, तो अच्छी केस स्टडी है। 2 कैपेसिटर दिए हुए, उन्होंने दिया हुआ मेंशन किया हुआ यहाँ पे, द मेंशनिंग दैट कैपेसिटर सेपरेट बाय इंसुलेटर, ठीक है, डायरेक्टली डाला हुआ है। द 2 कंडक्टर हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, वो भी हमें पता, सारी इंट्रोडक्शन तो पता ही है, रीड ही करनी है, वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसमें। क्वेश्चंस पे आए, इक्वलेंट कैपेसिटर निकालो जी। सबसे पहले मेरी डायग्राम देखना मैं कैसे बनाता हूँ, आपने भी इसी फॉर्मेट में चलना फिर, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस करो, अगर मैं ये वायर यहाँ से हटा के, ये वाली वायर रिमूव करके मैं अपने नए सर्किट में, जो कि आपने भी पेपर में ड्रॉ करके आनी है, ऐसे कर दें तो ठीक रहेगा ना। इससे क्या होगा, ये दोनों क्या आ गए, पैरेलल में आ गए, तो इनकी नई डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो नई डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्या बनता है साइड, आपने एग्ज़ाम में ये चीज़ें करके आनी, कोई चीज़ रफ वर्क नहीं है, एवरीथिंग यू हैव टू शो टू एग्जामिनर कि आपने जितना एफर्ट लगाया, और सेम टाइम पे इसका भी आंसर निकाल ही देना, इन दोनों का भी, क्योंकि ये दोनों भी क्या हैं सीरीज़ में, ठीक है। जो जो होता है वो साइड बाय साइड करते जाएं, तो सर्किट क्या बन जाएगा फाइनल, ये ऊपर ये दोनों मिलके कितनी बना गए C/2, ये C रह गया, ये C है, दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट B, और ये नीचे मिलके कितना आ गया, पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में कितना आंसर आ जाएगा 2C। फिर नेक्स्ट स्टेप में नोटिस करो कि ये ऊपर दोनों वाले क्या आ गए, पैरेलल में हो गए, तो इनका नया सर्किट डायग्राम आपने फिर भी बनाना है। आपने जितने भी रिड्यूस डायग्राम होंगे सारे ड्रॉ करके आने, कोई भी लीव नहीं करना। इन दोनों की नेट कैपेसिटेंस C + C/2 कितनी होगी 3C/2, और ये अकेला बैठा हुआ है एक C वाला, और नीचे इन दोनों के साथ 2C है अभी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये दोनों क्या आ गए, सीरीज़ में आ गए। अगर ये दोनों सीरीज़ में आ गए तो सीरीज़ का आंसर कैसे निकालते हैं, रेसिप्रोकल ऐड करते हो, तो सीरीज़ में जब रेसिप्रोकल ऐड करोगे तो इनका सीरीज़ का आंसर क्या आएगा 2/3C + 1/C, सो 5/3C, CS कितना हो गया 3C/5। सर्किट फिर रिड्यूस हो गया, आपने रिड्यूस सर्कल फिर से सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। फाइनल 2 रजिस्टर 2 कैपेसिटर रह गए रादर, एक है 3C/5, एक है 2C, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों ऐड हो जाएंगे, व्हाट यू विल गेट 2 3 6 7C/5 आंसर आ जाएगा ऐड करोगे तो, ठीक है। तो ये आपने डायग्राम देखो, मैंने सीक्वेंस अपने प्लेस के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया, आपने एक ही ऑर्डर में करनी है। सारी डायग्राम्स राइट साइड पे ड्रॉ कर दो, लेफ्ट साइड पे उनके सामने कैलकुलेशंस करो, एंड इधर ऑन द लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों में से एक साइड आपने यूज़ करनी है, ठीक है। ये हो जाएगा सारा क्वेश्चन। नेक्स्ट कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंक्रीज़ कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट में डिक्रीज़ होती है, एक्सप्लेन करो। तो ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है सारी, ठीक है। इसमें क्या करना आपने, तो ये आपके नोट्स, मैंने आपको पहले अपने नोट्स आपके पास सारे हैं ये वाले, तो ये वाला एक्सप्लेनेशन देनी है सारी आपने।
ये देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इफेक्ट ऑफ दिस इज द टॉपिक, ये है टॉपिक, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। ऊपर फॉर्मूला लिख दिए, नीचे एक्सप्लेनेशन देगा पूरी। देखो ये पूरी अब एक्सप्लेनेशन चलेगी कि डाइलेक्ट्रिक डालने से पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, पोलराइज ने रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कम कर दी। ठीक है, यहाँ तक सारी आपने करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्ज है कैपेसिटर ए है जिसके ऊपर कैपेसिटेंस कितना, ठीक है, कैपेसिटेंस कितनी है मेरे पास C एंड हैव चार्ज Q कनेक्टेड टू अनदर। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस कॉम्बिनेशन एंड चार्ज लॉस। देखो जैसे कॉमन पोटेंशियल टॉपिक कौन सा है, कॉमन पोटेंशियल के भी नोट्स में डायरेक्ट फॉर्मुलेशन दी हुई हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे है ये, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल टॉपिक यू कैन सी। देखो कॉमन, अगर दो कैपेसिटर्स को ज्वाइन करते हैं ना तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटी। या तो ये फॉर्मूला लगता है, यहाँ C1 V1 V प्लस C2 V2 पॉइंट C1 प्लस V2। ऐड C1 प्लस V1 तब करने हैं अगर पोलैरिटी पॉजिटिव पॉजिटिव इकट्ठी जुड़ी हुई। देखो पहला केस है ना, व्हेन टू कैपेसिटर्स आर डिफरेंट पोटेंशियल कनेक्टेड इन पैरेलल विद पॉजिटिव प्लेट एट वन पॉइंट। और अगर वो पॉजिटिव प्लेट वन पॉइंट नहीं है, दे आर नेगेटिव, उनके बीच में क्या डालना पड़ना है, नेगेटिव। तो टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटी करके आपके पास कॉमन पोटेंशियल आता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, तो उसे पूछा क्या हुआ, कॉमन पोटेंशियल पूछा और चार्ज लॉस भी पूछा हुआ। तो हुआ क्या, पहले के बाद इनिशियल चार्ज कितना था Q, दूसरे के बाद C था ही नहीं, बाद में ज्वाइन करने दोनों के पास कुछ चार्ज आ गया Q1, इसके ऊपर कितना आ गया Q2। ठीक है, पहले कैपेसिटेंस की कितनी थी C1, इसका पोटेंशियल कितना था V1, इसका तो 0 है। बाद में देखो दोनों इकट्ठे जुड़ गए, मीन्स पोटेंशियल दोनों का क्या हो गया सेम। तो V निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट है C1 V1 अपॉन C1 प्लस C2। तो देखो डेटा में क्या क्या है, हमें C1 V1 की जगह क्या पुट करना है, Q पुट करना है, क्योंकि ऑलरेडी गिवन क्या है स्टेटमेंट में, इन द स्टेटमेंट यू आर प्रोवाइडेड हेयर C1 V1 इज़ योर Q। तो फाइनल V कितना आ जाएगा आपके पास, और पहली कैपेसिटेंस C है, दूसरी कैपेसिटेंस कितनी है, पहली है C, दूसरी है 2C। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर आना है, तो आंसर क्या आ जाना है, V इक्वल टू Q अपॉन 3C। ठीक है, कहते चार्ज लॉस कितना किया, देखो चार्ज लॉस कितना हुआ वो कर लेते हैं। वो भी इनिशियल कितना है Q है, और फाइनल Q1 कितना आएगा Q/3C इंटू V। ठीक है, और कॉमन पोटेंशियल तो आपके पास है ही है, सॉरी ज़्यादा, एक मिनट दोबारा मैं कर देता हूँ। Q1 का फॉर्मूला क्या है, इट इज़ C1V। C1 तो C था और V क्या था Q/3C, कितना आ गया Q/3। और व्हाट अबाउट Q2, इट इज़ C2V C/3C इंटू 2C, इट इज़ आपके पास कितना आ गया, चार्ज निकालना है टोटल Q/3C, यहाँ पे Q/3C आना था, तो 2Q/3। तो नोटिस करो चार्ज कैन नीदर बी कंजर्व नॉट, वो सॉरी चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्व रहता है। तो टोटल चार्ज पहले Q था, बाद में क्या आया, वो भी कितना आ गया Q/3 प्लस 2Q/3, कितना हो गया Q ही हो गया। सो इसका मीनिंग Q लॉस कितना आया, 0, लॉस ही नहीं है जी। ठीक है, और लास्ट पार्ट में स्लैब्स की बात कर रहा है, दो कंडक्टर है, दोनों स्लैब्स कनेक्टेड कैसे हैं, पहले देखो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज़। तो पहले पार्ट की कैपेसिटेंस कैसे निकाल लेंगे, एरिया सेम है, एप्सल नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K है, डिस्टेंस कितना है D/3। तो ये कितना आ गया 6K एप्सल नॉट बाई D। और C2 कैपेसिटेंस कितनी आ गई, A एप्सल नॉट K/2 D/3। इसको भी सॉल्व किया तो ये आ गया 3/2 A एप्सल नॉट K/D। ठीक है, दो कैपेसिटेंस आ गई। अगर आपने दो कैपेसिटेंस निकालनी है, ये दोनों क्या है सीरीज़ में है ना, सीरीज़ में कैपेसिटेंस क्या आती है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। दोनों में देखो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये चीज़ क्या है
ये वाली चीज़ दोनों में कॉमन है ना, ठीक है। इसको हम ले लेते हैं x कर लेते हैं, x ये बन गया और ये आ गया 1.5x। तो कैपेसिटेंस के फॉर्म में डालते हैं 6x 1.5x अपॉन 7.5x। तो कटिंग हो जानी है यहाँ पे, ये तो 5 पे ही हो गया और एक x कट गया, क्या हो गया फिर 1.2x। कितना आ गया 1.2 A∈0K/d। सो दिस इज़ योर आंसर। तो यहाँ तक हमारा पेपर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अगला देखो कोई रह गया नहीं, और नहीं हमारे पास, ख़त्म हो गया, ठीक है। सो दिस वाज लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।